हेलो हेलो। आज समझते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अलग अलग कैसे रहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग किस तरह से होती है, उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए क्यों जरूरी है, एमएसएमई सेक्टर क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एमएसएमई सेक्टर के लिए जरूरी कैसे है और मेक इन इंडिया से कैसे रिलेटेड है, ये सारी चीजों को आज समझते हैं डिटेल में। तो शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या रहता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बिजनेसेस खरीदते हैं। जैसे अगर आप और मैं किसी दुकान पे जाकर किसी पेन को खरीदते हैं, किसी महंगे आइटम को भी खरीद लेते हैं, तो वो हम क्यों खरीदते हैं? हमारे कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, हम उसे यूज कर सके इसके लिए खरीदते हैं। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंसान अपना धंधा चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो खरीदता है ताकि वो किसी और चीज को प्रोड्यूस करके बेच सके, उन्हें कहते हैं बिजनेस के प्रोडक्ट्स। बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, जिग्स रहती हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल्स रहती हैं जो बहुत महंगी होती है, स्टील की फॉइल्स होती है जो बहुत महंगी रहती है, तेल खरीदना पड़ता है, क्रूड ऑयल होता है, इंडस्ट्रियल ऑयल होता है, लुब्रिकेंट्स होते हैं, मशीन के इक्विपमेंट रहते हैं, मशीन की सर्विसिंग रहती है, ये सारी जो चीजें रहती है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का पार्ट आती हैं। बिजनेसेस इसको क्यों खरीदते हैं? और प्रोडक्शन करने के लिए, और अच्छा ऑपरेशन करने के लिए, और इसको रीसेल करने के लिए। रीसेल करने का ये मतलब नहीं है कि इनको खरीदा या बेचा जा रहा है। जब एक मशीन आपने खरीदी जो कि बहुत महंगी है, 10 20 30 40 लाख की मशीन है, उसको आपने खरीदा, जब उसका काम खत्म हो गया तब उसको बेच के उसके अगेंस्ट दूसरी एडिशनल पैसे देके, एक्स्ट्रा पैसे देके, जो डिफरेंस बच जाता है उसके पैसे देके दूसरी मशीन को खरीद लोगे। इनको पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदा जाता है, इनको और प्रोडक्शन के लिए खरीदा जाता है। जैसे कि आपको एक फोटो में दिख रहा है कि जो बॉटल्स हैं, प्लास्टिक की बोतल का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उस बोतल को प्रोड्यूस करने के लिए पूरी मशीन लगी हुई है, एक पूरा स्केल लगा हुआ है जिसके ऊपर से बोतल गुजरती है, उस पर कैप लगती है, उस पर ये लगता है, उसका चेकिंग होता है। तो वो जो पूरा इक्विपमेंट है, पूरा ऑफिस है, उसकी जो सारी चीजें हैं, मशीन है, फ्लो है, उसका सुपरवाइजर की पोजीशनिंग है, उसकी डेस्क है, वो सारी चीजें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं। और दूसरा क्या हुआ कि जो सारे इनपुट्स जो कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगते हैं वो सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। अभी फीचर्स क्या क्या रहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के? तो जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है कि एक आदमी है जो कि वेयर हाउस में काम करता होगा, तो गुड्स महंगे हैवी होंगे, उठाने में वजनी होंगे, तो उसके लिए उसने फोर्कलिफ्ट ली है। जो छोटी कार रहती है जो वेयर हाउसेस के अंदर लगती है, इंडस्ट्रियल वेयर हाउसेस के अंदर, उसको फोर्कलिफ्ट कहते हैं। छोटी कार जो होती है ना, जिसमें सामान को उठाया जा सकता है। तो जो गुड्स हैं जो वो उठा के लेके जा रहा है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं है। जो फोर्कलिफ्ट है, जो छोटी सी मिनी कार है, वो असल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो उसके फीचर्स क्या क्या रहते हैं? इसको क्यों खरीदा जाता है? क्योंकि बिजनेस के यूज के लिए खरीदा जाता है, कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदा जाता। धंधे को अच्छा करने के लिए और चलाने के लिए और बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो डिमांड रहती है वो डिराइव्ड रहती है। किससे डिराइव्ड रहती है? जो कंज्यूमर गुड्स हैं, अगर जो मैं गुड्स बना रहा हूँ उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, तो मुझे उसको मैनेज करने के लिए और इंडस्ट्रियल गुड्स और मशीनरी और फोर्कलिफ्ट और छोटी छोटी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, छोटी बड़ी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। इनको परचेस कैसा करा जाता है? एक दो क्वांटिटी नहीं खरीदी जाती। जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी मार्केट के अंदर गया, मैंने एक पेन खरीद लिया क्योंकि मुझे अभी लिखना था। लेकिन वहीं अगर कोई पेन बनाने वाली कंपनी है, तो वो जो इंक खरीदेगी ना, वो उसको कई टन की इंक खरीदेगी, इंक को बनाने का सामान कई हजारों क्विंटल्स में खरीदेगी चीजों को। क्यों खरीदेगी? क्योंकि उसको मास प्रोड्यूस करना होता है। इसको परचेस बड़ी क्वांटिटी में करा जाता है। इसको यूज करने के लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। जैसे हम फोकलिफ्ट, ये मिनी कार फोर्कलिफ्ट का एग्जांपल देख रहे हैं, तो हर कोई नहीं चला सकता। उसको चलाने के लिए स्पेसिफिक लोग, ट्रेन लोग चाहिए रहते हैं। और इनके जो बायर्स रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं। क्यों? कौन खरीदता है इसको? बिजनेसेस खरीदते हैं, तो उसके जो बायर्स रहते हैं वो कम रहते हैं। सेलर्स भी कंपेरेटिवली कंज्यूमर मार्केट से कम ही रहते हैं। इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। और जो बाइंग सेलिंग होती है, इसमें लॉन्ग टर्म बायर सेलर रिलेशनशिप बनती है, इसलिए इसकी नेगोशिएशन बहुत लंबी होती है। और अगर आपने किसी एक बंदे से एक बार खरीद लिया, तो उससे आप कई सालों तक उससे ही खरीदते हो, क्योंकि उसको ही पता है भाई उसका प्रोडक्ट चलता रहता है बिजनेस के अंदर। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कितने तरीके के हो सकते हैं? तो तीन तरीके के होते हैं मोस्टली। पहले होते हैं मटेरियल्स और उसके जो पार्ट्स रहते हैं। दूसरे रहते हैं कैपिटल आइटम्स। तीसरे रहते हैं हाँ, सप्लाईज और बिजनेस की अलग अलग सर्विसेज। तो एक एक करके देखते हैं। पहले हो गए मटेरियल और उसके पार्ट्स। मटेरियल पार्ट का क्या मतलब होता है? उसमें पहली चीज होती है जो प्रोडक्शन के अंदर हमें इनपुट लगता है। सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली चीज लगती है प्रोडक्शन के लिए, वो होते हैं मटेरियल या उसके पार्ट्स। जिस चीज को यूज करके हम प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं, जैसे कि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़े वगैरह बनाती है, तो उसके लिए कॉटन जो हो गया, जो कपड़ा रहेगा, वही उसका रॉ मटेरियल हो गया। अगर कोई स्टील इंडस्ट्री है तो उसके लिए जो आयरन ओर हो गया वो उसका रॉ मटेरियल हो गया। कोई डेयरी इंडस्ट्री है तो जो दूध हो गया वो उसके लिए उसका रॉ मटेरियल हो गया। दूसरा रॉ मटेरियल का दूसरा टाइप होता है जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स रहते हैं, जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में नहीं है, जो ऑलरेडी किसी और ने बना के रखे हैं लेकिन हमें और बनाने की जरूरत है। जैसे कि सेमी फिनिश गुड्स हो गए, स्टील की प्लेट हो गई, स्टील की शीट हो गई टाटा स्टील के लिए। एमआरएफ जो है, एमआरएफ क्या करता है? टायर्स बनाता है। तो जो रबर होती है ना, रबर के जो एंकल्स रहते हैं,
टायर्स जो रहते हैं ऑटोमोबाइल्स के वो उसको खरीदने पड़ेंगे, तो वो उसके मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल पार्ट हो गए। मोबाइल कंपनी के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहते हैं जो मोबाइल के अंदर लगते हैं, वो भी किसी और ने बना के रखे हैं, लेकिन उसको हम खरीद रहे हैं तो वो और प्रोडक्शन के लिए खरीद रहे हैं, तो वो भी इंडस्ट्रियल पार्ट में रॉ मटेरियल का पार्ट हो गए। दूसरे होते हैं कैपिटल आइटम्स, ये बहुत लंबे पीरियड के लिए खरीदे जाते हैं, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है। पहली बात हो गई इसका इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में क्या होती है, हैवी मशीनरी जो बड़ी बड़ी बहुत, देखो ये फोटो देखो, ये वाली फोटो आप देखो, इसमें क्या हो रहा है कि इंसान जो है वो छोटा है, इतनी बड़ी मशीन इसको बनाने में, इसको यहाँ तक मशीन फैक्ट्री के अंदर लाने में कितना मेहनत, कितने सारे लोग लगे होंगे। तो ये होती है इंस्टॉलेशन, ये कैपिटल आइटम रहते हैं, ये बहुत महंगे रहते हैं, इसको लाना जरूरी रहता है प्रोडक्शन को करने के लिए। जो आप पूरी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हो किसी चीज को करने के लिए, चिमनीज लगती है बड़ी बड़ी, उसका एग्जॉस्ट बनाया जाता है, तो उसको बहुत साइंटिफिकली बनाया जाता है, तो ये जो पूरा ऑपरेटस रहता है वो कैपिटल आइटम में रहता है। पावर प्लांट हो गए, सीएनसी मशीन हो गई, अगर टेक्सटाइल है तो उसकी जो मशीन रहती है उसको टेक्सटाइल लूम कहा जाता है, अगर उसको खरीदा तो ये सारे कैपिटल आइटम्स रहते हैं। दूसरे होते हैं इक्विपमेंट्स, ये लाइट आर टूल्स रहते हैं, मशीनरी जो प्रोडक्शन करने के लिए लगते हैं, कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, डिलीवरी वैन हो गई, सेफ्टी गियर हो गया, पाने हो गए, ये सारी चीजें इक्विपमेंट के अंदर आती है। तीसरी जो टाइप रहती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की वो रहती है सप्लाईज। सप्लाईज ये फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं रहती, लेकिन किसी भी चीज को पूरा करने के लिए इनका बहुत काम पड़ता है। जैसे कि पहली होगी ऑपरेटिंग सप्लाईज, ये लो फ्रीक्वेंसी, लो कॉस्ट लेकिन फ्रीक्वेंटली यूज आइटम, जैसे कोई खाने की चीज हो गई, सामान को रखने की चीज हो गई, सफाई करने की चीजें हो गई, स्टेशनरी हो गई, लुब्रिकेंट हो गई, जगह को साफ करने के लिए जो मटेरियल रहता है वो हो गया, मास्क वगैरह लगाना पड़ता है कई इंडस्ट्री के अंदर, तो इनकी फ्रीक्वेंसी यूज होने की कम रहती है, लो कॉस्ट रहती है, लेकिन इनको लगाना ही पड़ता है, यूज करना ही पड़ता है। दूसरी होती है बिजनेस की सर्विसेज, इन्हें सपोर्ट सर्विसेज कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या हुआ, बैंकिंग की सर्विस लगती है, कोई भी बिजनेस बिना लोन लिए नहीं हो सकता। एडवर्टीजमेंट एजेंसीज रहती हैं जो कि जो आपका प्रोडक्ट बना उसको एडवर्टाइज करके लोगों तक पहुंचाती है। लॉजिस्टिक सर्विसेज रहती है जो सामान तक आप रॉ मटेरियल आप तक पहुंचाती है और आपका प्रोडक्ट के अगले होलसेलर को या सप्लायर तक पहुंचाती है जो आपने मैन्युफैक्चर करके आगे भेजा हुआ है। तो ये सर्विसेज किसी बिजनेस को लगती है, ये भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का ही पार्ट होती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है, तो देखो, अगर मैं मार्केट में जाता हूँ साबुन खरीद लेता हूँ, अगर मैं मार्केट में जाता हूँ डीओ खरीद लेता हूँ, अगर मैं मार्केट में जाता हूँ कोई बहुत महंगी ज्वेलरी खरीद लेता हूँ अपने लिए, तो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं उसको अपने फाइनल कंजप्शन के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहा हूँ। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या हुआ, अगर मैं मार्केट में जाऊंगा और मैं किसी बड़ी मशीन को खरीद लेता हूँ, बहुत बड़े वायर को खरीद लेता हूँ, बड़ा छोटे की बात नहीं है, अगर मैं किसी भी ऐसी आइटम को खरीद लेता हूँ जो कि मुझे और प्रोडक्शन करने के लिए, किसी और चीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, वो सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रहेंगे। फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, बिजनेस कंडक्ट करने के लिए जो होते हैं उन्हें कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रहते हैं वो क्या हुए, उनके बायर्स कौन रहते हैं, इंडिविजुअल्स रहते हैं, जो मैं हूं आप हैं वो रहते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को कौन खरीदता है, बिजनेसेस खरीदते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं, आर्टिफिशियल पर्सन खरीदते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का पर्पस क्या रहता है, पर्सनल यूज के लिए, मैं अगर कोई चीज खरीद रहा हूँ जाकर तो पर्सनल यूज के लिए, लेकिन वहीं अगर कोई कंपनी जाकर खरीद रही है तो उसको और प्रोडक्शन करने के लिए, उसका रीसेल करने के लिए खरीद रही है। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रहते हैं उसकी डायरेक्ट डिमांड होती है कि मुझे कोई स्पेसिफिक पेन खरीदना है। आप डायरेक्ट डिमांड कैसे होगी, कोई यूट्यूब चैनल है कि भाई आपको लेगेसी का चैनल ही देखना है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, उसकी डिराइव डिमांड रहती है, जितनी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी जितनी डिमांड है उतना ही हम प्रोडक्शन करते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। जो कंज्यूमर डिमांड प्रोडक्ट्स हैं उनको छोटी क्वांटिटी में खरीदा जाता है, क्योंकि एक इंसान को तो एक ही दो आइटम की जरूरत रहती है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स उसको बड़ी क्वांटिटी में खरीदा जाता है, मास क्वांटिटी में खरीदा जाता है, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब ज्यादा खरीदते हैं तो सस्ता भी पड़ता है, और हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी बनानी है, तो उसके लिए हमें ज्यादा क्वांटिटी ही लगने वाली है। फिर जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उसको खरीदने का कारण क्या होता है, पर्सनल कारण होता है या कोई इमोशनल कारण हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को सिर्फ प्रोफेशनल पर्पस के लिए खरीदा जाता है और बिजनेस करने के लिए, सोच समझ के कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, किस रेट पे खरीदनी है, लोन लेना है तो कैसे लेना है, उसको फाइनेंस कैसे करना है, सब कुछ प्रोफेशनली करा जाता है, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट रहती है वो इतनी हैवी रहती है कि उसके हर एक एलिमेंट को कंट्रोल करके रखना पड़ता है अच्छे बिजनेसेस को। प्राइसिंग जो रहती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की वो स्पेसिफिकली नेगोशिएट होती है, क्योंकि ये बहुत महंगे रहते हैं। जो हमने फोर्कलिफ्ट का एग्जांपल देखा था वो 50 से 60 लाख की आती है, और एक दो नहीं खरीदोगे आप अगर आपका बड़ा वेयर हाउस है तो आप 40-50 फोर्कलिफ्ट खरीदोगे, और हर एक फोर्कलिफ्ट का मैनेजर रहेगा, उसका उसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी टाइम टू टाइम, उसको चलाने वाला स्पेसिफिकली ट्रेंड एम्प्लॉय को आपको अपने यहाँ रिक्रूट करना पड़ेगा। तो ये बहुत महंगा अफेयर हो जाता है, करोड़ों रुपए लगते हैं एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को सही तरीके से खरीदने के लिए, अगर आपका बड़ा ऑपरेशन है तो इसको स्पेसिफिकली नेगोशिएट करा जाता है, कितनी प्राइस रहेगी, कौन सर्विसिंग करेगा, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी रहेंगी, कब सर्विसिंग करानी रहेगी, किस तरह से डेप्रिशिएट करना है, सारी चीजें उसको नेगोशिएट करा जाता है। और जो फाइनल प्राइसिंग है वो डिपेंड करती है कि आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, कितनी वॉल्यूम आप खरीद रहे हो, एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बेसिस पर खरीदा जाता है। जो गुड्स को खरीदा जाता है उसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि अभी प्राइस कितनी है, प्राइस के साथ साथ उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ द फ्यूचर इनफ्लोज,
फ्यूचर आउटफ्लोज, वो सब देखी जाती है। मतलब सर्विसिंग भी तो हम आपसे ही कराएंगे, वो पैसा भी हम आपको ही देने वाले हैं, तो फिर थोड़ा अभी प्राइस कम कर दो। सारी चीजों को देखा जाता है जब प्राइसिंग डिसाइड होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की नेगोशिएशन के अंदर। अगला होता है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसा ही रहता है। या तो जो प्रोड्यूसर है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का वो डायरेक्टली खुद बेच देगा, डायरेक्ट चैनल के थ्रू, मैं ही हूँ, मेरा आउटलेट खुला है, वहां से आके आप चीजें खरीद सकते हो। या फिर वो कुछ इंटरमीडिएट को बीच में रख लेगा, कोई होलसेलर होगा, कोई रिटेलर होगा, कोई कंज्यूमर होगा। लेकिन सर आपने तो बोला कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तरह होलसेलर रिटेलर नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो यहाँ होलसेलर एक बार आ सकता है, रिटेलर यहाँ कैसे आ सकता है? रिटेलर इंडस्ट्रियल गुड्स के भी रिटेलर हो सकते हैं। इनका जो नंबर रहेगा वो बहुत कम रहेगा, इसी स्पेसिफिक चीज में काम कर रहे होंगे वो लोग। जैसे कि कई लोग होते हैं जो ताले बनाने में काम करते हैं, उनका स्पेसिफिक यही काम रहता है, तो वो किसी कस्टमर को डायरेक्टली थोड़ी बेचते हैं। कस्टमर तो सीधा घर खरीदते हैं या फिर सीधा पूरा गेट बना हुआ खरीदते हैं, उसका स्पेसिफिक ताला कोई नहीं खरीदता है। उसके भी स्पेसिफिक रिटेलर होलसेलर हो सकते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो डायरेक्ट हो सकता है या फिर कुछ इंटरमीडिएरीज के थ्रू हो सकता है। इसमें एम्फेसिस किस चीज पर दिया जाता है? पर्सनल सेलिंग पर। टेक्निकल सपोर्ट, जो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट हमको कैसे मिलेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा, और अगर कोई चीज बिगड़ गई, मान लो मैंने फोर्कलिफ्ट खरीदी, मान लो मैंने कोई बड़ी मशीनरी खरीदी, मैंने कोई स्टील की बड़ी सी रिबिन खरीदी, वो स्टील का बड़ा बड़ा ट्रक में देखते हो ना, बड़े बड़े ट्रक्स में ऐसी स्टील की प्लेट्स जाती है, वो बहुत बहुत भारी रहती है, उसको इंसान उठा भी नहीं सकता, उसके लिए क्रेन लगती है उठाने के लिए उसको। तो क्रेन मतलब फोर्कलिफ्ट लगती है उसको उठाने के लिए। उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज है, उसका किस तरह से मेंटेनेंस होगा, इन सारी चीजों पर एम्फेसिस करा जाता है, और उसके हिसाब से कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो डिसाइड करना पड़ता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट कैसे उसकी होती है? तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को खरीदता बेचता कौन है? दो बिजनेस वाले लोग ही खरीदते हैं आपस में, वो दोनों साथ में आते हैं, प्राइस को नेगोशिएट करते हैं। एक को कोई चीज बेचनी होती है, दूसरे को दूसरी चीज खरीदनी होती है, दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो भाई हम आपसे खरीदेंगे, इसकी जितनी आफ्टर सेल सर्विसेज रहेंगी, जितनी इसकी सर्विसिंग रहेगी, जितना इसका टेक्निकल चीज रहेगा, वो सब आप हमको बताते रहना टाइम टाइम जब तक लगेगा। तो इस तरीके से करा जाता है। तो इसकी प्रमोशन कौन करता है? एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ करता है। कस्टमर्स को मार्केटिंग होती है वैसी नहीं होती, अलग होती है। यहाँ पर पर्सनल सेलिंग हो सकती है, यहाँ पर ट्रेड फेयर्स लग सकते हैं। जो बिजनेसमैन है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बना रहा है वो ट्रेड फेयर लगा सकता है, एग्जीबिशन लगा सकता है। वो डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकता है। जो स्पेसिफिक बिजनेस है जो उसी नीच में काम करते हैं, जिनको उस प्रोडक्ट का काम है, उनके पास में जाकर डायरेक्टली मार्केटिंग कर सकता हूँ। बिजनेस मीटिंग्स में उनको बुलाया जा सकता है। और डिजिटल B2B प्लेटफॉर्म जो होते हैं, जो स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए रहते हैं, उनको आप यूज कर सकते हो। अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, जहां पर आप जाके उन इक्विपमेंट्स को, उन पावर सिस्टम्स को, उन अटैचमेंट्स को, उन पार्ट्स को, उस टेक्नोलॉजी को, उस इंडस्ट्री की जो है उसको आप खरीद सकते हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जो उस इंडस्ट्री के लोग जानते हैं। जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके वो लोग जानते हैं। जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उनको कहाँ से ट्रक खरीदना है, कहाँ से बुलडोजर खरीदना है, उनको पता रहता है, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म रहता है। तो वहां पे उसका प्रमोशन होता है अलग तरीके से, और बिजनेस वाला बिजनेस से खरीदता है। अगली जो बाइंग प्रोसेस कैसे रहती है, मतलब किस चीज को खरीदना है, वो खरीदने के बाद एग्जैक्टली मेरे पास कैसे आएगी, उसकी प्रोसेस कैसे रहती है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है कि मुझे कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे अगर मैं अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं पेन बहुत सारे बनाता हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो इसका प्लास्टिक है ना ऊपर का, वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास उसकी शॉर्टेज हो रही है। तो पहली हुई प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा। फिर मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूंगा, उसका स्पेसिफिकेशन, कि अगर मेरे पास प्लास्टिक की कमी हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि मुझे जो प्लास्टिक को बनाने का जो आइटम रहता है मुझे उसको खरीदना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करके जो अपना फाइनल मोल्ड है उसको बनाना पड़ेगा। तो उसकी सॉल्यूशन के मुझे किस चीज को खरीदना पड़ेगा वो मैं डिसाइड करूंगा। फिर मैं सप्लायर ढूंढूंगा कि कौन इस चीज को मुझे सप्लाई कर सकता है। फिर मैं सब सप्लायर से कोटेशन बुलाऊंगा, हर एक कोटेशन को मैं इवेल्युएट करूंगा, जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा, सही दाम पे लगेगा, मेरी टर्म्स के हिसाब से रहेगा या बेस्ट रहेगा सब में से, उसकी मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। और फिर जब मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा मेरे पास आ जाएगा, मैं काम करके देखूंगा, फिर उसकी परफॉर्मेंस का रिव्यू करूंगा। अगर अच्छी होगी तो मैं और खरीदूंगा, नहीं होगी तो फिर मैं इससे नहीं खरीद के दूसरे सप्लायर से खरीदूंगा। इस तरीके से फाइनल डिसीजन ये कहता है कि किस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को खरीदना है और किसको नहीं खरीदना है। अगला, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग का इंडिया में क्या रोल है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल इंडस्ट्रियल मार्केटिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का ही है। हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, इसमें हम ये नहीं देखते कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर मार्केट है, वो किस तरीके से इंपैक्ट होगा। बिजनेसमैन जो है वही इंप्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, बिजनेसमैन जो है वही ब्रिजेस बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, सारा डेवलपमेंट बिजनेसेस ही करते हैं। और उसमें भी बड़े बिजनेस तो करते ही हैं, साथ में जो छोटे छोटे बिजनेस रहते हैं जिसको MSME कहा जाता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, ये असल में पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बेचने खरीदने की जो प्रोसेस है उसको अच्छा करने के लिए, उसके प्रमोशन को अच्छा करने के लिए इंडस्ट्रियल मार्केटिंग बहुत जरूरी है।
अगर इंडस्ट्रियल मार्केटिंग इंडिया में अच्छी होगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा, एमएसएमईज जो हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं वो ग्रो कर सकेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा पूरी कंट्री में, और जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है उसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बिजनेसमैन ही है, छोटे बड़े बिजनेसमैन, अगर उनको ईज हो जाएगा, जीएसटी के लफड़े खत्म हो जाएंगे, अगर मैंने कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को खरीदा उसमें मुझे जीएसटी का क्रेडिट मिल गया टाइम पर, तो मैं उतने पैसे को ब्लॉक ना करते हो अपने बिजनेस में और लगा दूंगा, लेकिन अगर वो पैसा रुक गया तो मैं अपना बिजनेस ठप हो जाएगा। कई लोगों का जीएसटी में, जब वो कोई 2017 में जब जीएसटी आया था तो उनका क्रेडिट अभी तक रुका हुआ है, हम केसेस कई बार ऑफिस में देखते हैं। तो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी इकोनॉमी को के ग्रोथ के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पिवटल रोल प्ले करती है। तो आखिर में हम ये बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऐसे गुड्स रहते हैं जो कि बिजनेसेस खरीदते हैं, क्यों? ताकि वो और प्रोडक्शन करने के लिए या फिर और बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कार या फिर बाइक है, उसकी आपने सर्विसिंग कराई है, और सर्विसिंग होते हुए आपने देखा है तो एक प्लेटफॉर्म जैसा रहता है, उसके ऊपर आपकी कार को खड़ा कर दिया जाता है, फिर वो कार को ऊपर उठा देते हैं, वो नीचे से साफ कर देते हैं, उसमें जो भी गड़बड़ होती है उसको ठीक कर देते हैं, पूरी ऊपर उठ जाती है कार। और बाइक जो होती है उसको भी आप उठा के सही तरीके से पूरा साफ कर सकते हो। और ऐसे 10-20 प्लेटफॉर्म हर एक लेवल पर, 2-3 फ्लोर का सर्विस सेंटर रहता है, उसमें अलग अलग फ्लोर पे वो लगे रहते हैं, तो 40-50 हर एक फ्लोर पे लगे रहते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म रहता है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, वो बहुत महंगा रहता है। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो सही तरीके से नेगोशिएट हो सके, उसकी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल हो, और जो बिजनेसमैन है जो उसमें ट्रेड कर रहे हैं उनको असल में प्रॉफिट हो, ये बहुत जरूरी रहता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। इसको कौन खरीदता है? तो बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से खरीदता है, उसको प्राइस को नेगोशिएट करते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ लंबे टाइम तक बिजनेस करते रहते हैं, क्योंकि सप्लायर स्विच इसमें ज्यादा जल्दी नहीं करा जाता है, बायर्स भी कम होते हैं, सेलर्स भी कम होते हैं, इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो एक बार अगर आपने किसी से खरीद लिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को, उससे बिजनेस चालू कर दिया, तो उसके साथ रिलेशनशिप आपकी लंबे टाइम तक रहती है। इनकॉम्पिटेंस का स्कोप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में बहुत कम रहता है। आई होप आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उसके सारे एस्पेक्ट्स किस तरह से फैसला लिया जाता है, सब कुछ समझ में आया होगा। टेक केयर। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।